नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 19 नवंबर 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो तीन इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले द हिंदू का ये आर्टिकल है, ग्लोबल हैप्पीनेस रैंकिंग में इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी खराब क्यों है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इंडिया से बढ़िया, पाकिस्तान में इंडिया से ज्यादा लोग खुश हैं, ऐसा क्यों। दूसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन यूएस। यूएस ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए, इस वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है वो अक्टूबर में बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो दिक्कत हो गई। तो ये आर्टिकल भी हम डिस्कस करेंगे। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे डी रेगुलेशन से संबंधित। ये भी अच्छा आर्टिकल है, मतलब पॉइंट्स थोड़े नए टाइप के हैं। तो तीनों इश्यूज, तीनों इंपॉर्टेंट। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में जो पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। आप देखो जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से और इवन ऐसे से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले कंटेक्स्ट तो देखो यही है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 जारी की गई। टॉप पर कौन है? फिनलैंड। फिनलैंड के अलावा बाकी जो नॉर्डिक देश है ना, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, ये सब टॉप पर हैं। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात, पाकिस्तान की रैंक जानते हो कितनी है? 109वीं। आप बोलोगे सर इसमें क्या हैरानी वाली है, पाकिस्तान इतना ही तो डिजर्व करता है, वैसा ही देश है। लेकिन भाई इंडिया की रैंक तो पाकिस्तान से भी गई गुजरी है, 118। हाँ, पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा खुश है इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार। तो देखो ये ना एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पैराडॉक्स नहीं हो गया? इकोनॉमिक पैराडॉक्स मतलब आप इंडिया की जीडीपी देखो, इंडिया की जीडीपी का साइज है $3.7 ट्रिलियन। $3.7 ट्रिलियन है। पाकिस्तान की जीडीपी का साइज देखो सिर्फ $375 बिलियन। और हमारी जो जीडीपी है, हमारी जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है। वहां पे तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आईएमएफ के बेल आउट पे तो पाकिस्तान जिंदा है। और इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बूम कर रहा है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखो कितना बढ़िया हुआ है, हाईवेज का जाल बिछ चुका है। फिर भी रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान इज मोर हैप्पियर देन इंडिया। तो राइटर बोलते हैं देखो इसका जो जवाब है ना वो इकोनॉमिक्स में नहीं है, इसका जवाब है साइकोलॉजी में। क्या है जवाब अभी हम जानेंगे, लेकिन इंडिया का स्कोर भी देख लीजिए। इंडिया का स्कोर है 10 में से 4.389। 4.389। तो देखो राइटर बोलते हैं ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है ना, ये रैंकिंग कैसे देती है। इसके पीछे देखो गालप वर्ल्ड पोल है, ये जो गोलप वर्ल्ड पोल है ना, ये है। इसमें ना कैंट्रिल लैडर का यूज होता है। कैंट्रिल लैडर, मान लीजिए ये एक लैडर है, ये एक लैडर है जो जीरो पे है, मतलब वहां पे हैप्पीनेस है ही नहीं, वो सबसे खराब है। जो ऊपर 10 पे है, मतलब वो देश सबसे हैप्पी है। और 6 पिलर्स पे टिका है ये लैडर। कौन कौन सी जो 6 चीजें हैं वो कंसीडर की जाती है वो आप देख लीजिए, वो मैं आपको अलग से बता देता हूं। सबसे पहले तो आसान है, जीडीपी पर कैपिटा। इसमें तो पाकिस्तान और इंडिया कोई मुकाबला ही नहीं है जीडीपी पर कैपिटा में तो। लेकिन दूसरा है सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट मतलब जब आप मुश्किल में हो तो आपकी कोई मदद करेगा, समाज आपकी मदद करेगा, तो ये मतलब होता है सोशल सपोर्ट का। फिर नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ज्यादा साल कौन जिएगा, एवरेज लाइफ इंसान की। चौथा है फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस। फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस मतलब समाज आपके ऊपर बंदिशें तो नहीं लगाता, आप जो करना चाहते हो समाज वो आपको करने देता है या फिर आपको रोक देता है। जैसे इसके बाद नेक्स्ट है जनरोसिटी, उदारता, दान वगैरह कितना करते हैं समाज में। फिर नेक्स्ट है करप्शन परिसेप्शन, करप्शन को लेके परिसेप्शन क्या है समाज में। तो ये 6 पिलर्स हैं जिसके बेस पे ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। अब यहां देखो सबसे बड़ा कैच जानते हो क्या है, ये जो रिपोर्ट है ना ये परिसेप्शन पे बेस्ड होती है ना कि रियलिटी पे। जैसे है ना छठा नंबर देखो, करप्शन को लेके आपकी परिसेप्शन क्या है, उदारता को लेके आपकी परिसेप्शन क्या है। मतलब ये अब जैसे समाज में देखो समाज कितना दयालु है, आप मुसीबत में हो तो कोई आपकी कितने मदद करेगा। अब इन चीजों को मेजर करने का कोई पैमाना तो होता नहीं। तो ये जो
रिपोर्ट जारी की जाती है ना, ये परसेप्शन के बेस पे जारी की जाती है कि कितना लगता है कि आपको कोई मदद करेगा, कितना लगता है कि आप समाज में इतना करप्शन है, तो उसके बेस पे, नजरिए के बेस पे ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ना कि रियलिटी के बेस पे। और रियलिटी मेजर करती नहीं है रिपोर्ट, सिर्फ परसेप्शन मेजर करती है, और यहीं पर सारा खेल बिगड़ जाता है। अब आप ना एक कंसेप्ट समझो, एक कंसेप्ट एथिक्स में भी आता है, हेडोनिक एडेप्टेशन। हेडोनिक एडेप्टेशन क्या है? ये कंसेप्ट एथिक्स में भी आता है भाई। हेडोनिक एडेप्टेशन का कंसेप्ट ये कहता है, जब आप मुसीबत में होते हो ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं। जैसे अभी एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये है यार, जैसे तैसे करके ना बस लास्ट रैंक आ जाए भाई, इस एग्जाम साइकिल से छुटकारा मिले। ये होती है ना, कुछ भी आ जाए, कुछ भी मिल जाए, बस लास्ट रैंक आ जाए। मतलब जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन कम होती है, हमें लगता है बस इतना सा ठीक हो जाए भाई, कंप्लीट पिक्चर तो मैं चाहता भी नहीं, उम्मीद भी नहीं है ठीक होगी। पाकिस्तान में देखो वही हालात हैं। पाकिस्तान में इतने बुरे हालात हैं, लोगों को शायद उम्मीद ही कम है। समझ रहे हो? वो छोटी सी चीज से भी ठीक फील कर लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ इंडिया है एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। यहां पे देखो लोगों की ना एस्पायरेशंस हैं, आकांक्षाएं हैं। हमें बेटर रोड चाहिए, हमें क्लीन एयर चाहिए, हमें फास्ट गवर्नेंस चाहिए। जब देखो एक्सपेक्टेशन हाई होती है ना, तो फिर सेटिस्फेक्शन कम लगता है। आप समझ रहे हो? हमारे देश में डिससेटिस्फेक्शन ज्यादा है। इसका मतलब दुख नहीं है लोग दुख में जी रहे हैं, खुश नहीं है। डिससेटिस्फेक्शन का मतलब यह है लोगों को एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है, क्योंकि इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। जबकि पाकिस्तान में हालात इतने बुरे हैं कि उनको उम्मीद ही नहीं है सरकार से कि कुछ ठीक भी होगा। वो तो बेचारे छोटी सी चीज में भी खुशी ढूंढ लेते हैं। तो ये कंसेप्ट है हेडोनिक एडेप्टेशन का। जबकि ये रिपोर्ट जो जारी की जाती है वो किस पे जारी की जाती है, मैंने आपको बताया, नजरिए पे, परसेप्शन पे बेस्ड है, ना कि रियलिटी पे। तो पाकिस्तान में एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं है तो डिससेटिस्फेक्शन नहीं है, खुश हैं वो, उनको पता है कुछ ठीक तो होने वाला नहीं है। इवन देखो यूएसए का एग्जांपल ले लीजिए। यूएसए तो सबसे अमीर देश है ना, जबकि यूएसए की रैंकिंग भी इस बार 23 से गिर के 24 हो गई। यूएसए में किसी चीज की कमी थोड़ी ना है, वो तो सबसे अमीर देश है दुनिया का। लेकिन वहां पे भी सोशल ट्रस्ट जो है वो कम हो रहा है, लोग एक दूसरे पे विश्वास कम कर रहे हैं। मुश्किल में कोई मदद करेगा, ये उनकी जो परसेप्शन है वो कमजोर हुई है। इसलिए राइटर बोलते हैं कि इंडिया की जो पाकिस्तान से खराब रैंकिंग है ना, वो डिससेटिस्फेक्शन जाहिर करता है कि इंडिया के लोग डिससेटिस्फाई हैं, क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। फिर राइटर ना एक टर्म इस्तेमाल करते हैं। टर्म क्या है? वो टर्म है वियर्ड। वियर्ड का मतलब जानते हो क्या होता है? मतलब वैसे तो वियर्ड का मतलब होता है अजीब सा, है ना? लेकिन यहां पे वियर्ड का मतलब दिया हुआ है, ये जो इंडेक्स जारी होते हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज से, तो ये ना वेस्टर्न एजुकेटेड, इंडस्ट्रियलाइज्ड, रिच, डेमोक्रेटिक कंट्रीज के एक्सपर्ट्स के द्वारा जारी किए जाते हैं। ये वियर्ड की फुल फॉर्म है, वेस्टर्न एजुकेटेड, इंडस्ट्रियलाइज्ड, रिच, डेमोक्रेटिक। इन देशों के एक्सपर्ट्स ये इंडेक्स वगैरह जारी करते हैं। अब देखो उनकी जो सोच होती है ना, वो वेस्टर्न माइंडसेट की सोच होती है। उनके हिसाब से हैप्पीनेस की डेफिनेशन अलग है। संजीव सान्याल हैं, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में हैं। उन्होंने एक पेपर लिखा था 2022 में। उन्होंने ये बोला था कि ये जो सारे इंडेक्सेस होते हैं ना, ये बायस्ड होते हैं। कुछ वेस्टर्न एक्सपर्ट्स डिसाइड करते हैं कि हम कितने खुश हैं, जबकि उनके हिसाब से जो हैप्पीनेस की डेफिनेशन है वो इंडिया से अलग है। अब एक बात देखो, चाइना जैसा देश है, वन पार्टी स्टेट है, वहां पे कोई शोर नहीं है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है, तो वेस्टर्न एक्सपर्ट्स मानेंगे कि ये कंट्री तो स्टेबल कंट्री है, सब खुश है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। लेकिन देखो ये भी तो हो सकता है कि उन लोगों को दबा दिया गया है, डरा दिया गया है, इसलिए वो चुप हैं। जबकि इंडिया जैसा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहां पे लोग खुल के प्रोटेस्ट करते हैं, ओपननेस है, तो यहां पे आपको शायद उतनी शांति ना मिले। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम मतलब बिल्कुल ही हमारे पास में राइट्स नहीं है, इसलिए जनता हमेशा सड़कों पे रहती है, नहीं ना। तो ये फर्क है। और हैप्पीनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पैसा?
नहीं महेश भाई, हैप्पीनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पैसा नहीं, ट्रस्ट चाहिए। अब इंसान के पास में वो पैसा शेयर करने के लिए लोग ही नहीं है। पैसों की सहायता से आप क्या खरीद सकते हो? पैसों की सहायता से आप खरीद सकते हो एक्सपीरियंस। आप घूम सकते हो, महंगी महंगी चीजें खरीद सकते हो, आईफोन महंगा महंगा सब सारा सामान खरीद सकते हो। लेकिन वो सारी चीजें जब आप शेयर करते हो ना दूसरों के साथ में, तभी वो हैप्पीनेस फील होती है। हैप्पीनेस इज ओनली देयर व्हेन इट इज शेयर्ड। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, डिजिटल रेवोल्यूशन की वजह से ना लोग अपनों से दूर हो गए हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। सोशल ट्रस्ट पहले से कमजोर इसलिए हुआ है क्योंकि लोग ना डिजिटलाइज ज्यादा हो गए हैं। फैमिली बॉन्ड हमारे देश में मजबूत है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखो, लोग फैमिली के साथ कम समय बिता रहे हैं, दोस्तों के साथ में कम समय बिता रहे हैं, तो ये दिक्कत वाली बात है। अब आप बोलोगे सर दूसरे देशों में भी तो ऐसा हो रहा होगा। अब पाकिस्तान में इंटरनेट ही नहीं है यार, पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं है। और जो नॉर्डिक कंट्रीज की हमने बात की, वहां पे पहले ही आ गया था इंटरनेट वगैरह, तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट स्टेज पे जा चुके हैं। कुछ भी मान लो यार रीजन, समझ रहे हो। लेकिन हाँ, ये एक रीजन है, डिजिटल रेवोल्यूशन की वजह से लोग अपनों के साथ कम समय बिता रहे हैं। और एक चीज राइटर बोलते हैं, देखो ट्रस्ट भी ना दो तरह का होता है। एक होता है इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट, एक होता है सोशल ट्रस्ट। इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट जैसे मान लो नॉर्डिक कंट्रीज में ना लोगों को भरोसा है कि मेरा पर्स अगर गुम गया है तो पुलिस या फिर कम्युनिटी के लोग वापस मुझे दे देंगे, तो उनको ट्रस्ट है। दूसरा होता है सोशल ट्रस्ट। सोशल ट्रस्ट मतलब मैं मुसीबत में हूं तो समाज मुझे हेल्प करने के लिए आएगा। इंडिया में देखो सोशल ट्रस्ट तो है, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट नहीं है। लोगों को सरकार पे भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, सोशल ट्रस्ट है। सोशल ट्रस्ट लोगों को इसलिए है क्योंकि देखो कोविड-19 की महामारी आई थी, लोग माइग्रेट कर गए थे अपने घरों की तरफ। उन्हें लगता था कि यार मरेंगे तो कम से कम वहां पे हमारी कम्युनिटी तो है, कुछ तो बचाव होगा। शहरों में तो हमें कोई जानता ही नहीं, यहां पे तो हम बिल वैसे ही मारे जाएंगे। तो इसीलिए तो सारे लोग घरों की तरफ भागे थे। उन्हें लगता था कि वहां हमारे अपने लोग हैं, हमारी कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी पे ट्रस्ट था, तभी तो वो कोविड के दौरान माइग्रेट हुए थे इतनी भारी संख्या में। समझ रहे हो, ये बात है। तो अब लास्ट में करना क्या चाहिए? राइटर ना 3 रीजंस बताते हैं, मतलब 3 सॉल्यूशंस देते हैं क्या करना चाहिए। मैं आपको सिस्टमेटिक ढंग से बता देता हूं। सबसे पहले है सोशल कैपिटल को ना रीबिल्ड करो। सोशल कैपिटल को रीबिल्ड करो। आप अपने दोस्तों से, कम्युनिटी से जुड़ो। मतलब देखो, अगर कम्युनिटी मजबूत होती है ना, कम्युनिटी के अंदर इमोशंस ज्यादा होते हैं, तो हैप्पीनेस का लेवल अपने आप बढ़ता है। जैसे मैंने बोला ना, लोग डिजिटलाइज हो गए हैं आज के समय में। पैसा है लेकिन पास में कोई है नहीं। 19% यूथ ऐसे हैं जिनको लगता है कि हमारे पास कोई भरोसेमंद आदमी या औरत नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। तो हमें रियल वर्ल्ड नेटवर्क बनाने होंगे। ये डिजिटल नेटवर्क उतने स्ट्रोंग नहीं होते। फिर दूसरा है जो इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट है, वो तो देखो सरकार को बिल्ड करना होगा। सरकार को बिल्ड करना होगा, सरकार को सिटीजन्स के साथ में इंटरेक्शन सिंपल करना होगा। रेलवे कार्ड से राशन कार्ड से लेके रेलवे टिकट तक सब आसानी से मिले जनता को। जब तक देखो पब्लिक सर्विस ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तो ये ट्रस्ट इंक्रीज नहीं होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ सपोर्ट। पहला क्या है? सोशल कैपिटल। दूसरा क्या है? इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट। और नेक्स्ट तीसरा है मेंटल हेल्थ सपोर्ट। देखो WHO का डेटा ये कहता है, 1 रुपया अगर सरकार मेंटल हेल्थ पे स्पेंड करती है ना, तो 4 रुपए का फायदा होता है। $1 स्पेंड करती है तो $4 का फायदा होता है। सरकार ने पिछले कुछ सालों में मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना स्टार्ट तो किया है, लेकिन अभी भी बहुत कम है मेंटल हेल्थ को लेके सपोर्ट। लास्ट में राइटर एक मूवी का जिक्र करते हैं। शायद आपने मूवी देखी तो होगी, मैंने देखी नहीं है, लेकिन हाँ सुना है इस मूवी का, एक आधा सीन देखा है। मूवी का नाम है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। विल स्मिथ की मूवी है। टाइटल में ना मूवी जो है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, इसके टाइटल में परस्यूट है। परस्यूट मतलब कोशिश। तो हैप्पीनेस देखो कोई मंजिल नहीं है, आप ये अचीव कर लोगे, आप IAS बन जाओगे तो आप खुश हो जाओगे, नहीं। हैप्पीनेस देखो एक सफर है। इंडिया की रैंक 118 है, इसका मतलब ये नहीं कि हम दुखी हैं। इसका मतलब ये है कि हम अभी अनफिनिश्ड हैं। हम अभी भी बेटर गवर्नेंस मांग रहे हैं, हम साफ हवा मांग रहे हैं।
तो ये जो रेस्टलेसनेस है ना, ये जो बेचैनी है, ये देखो हमारे जिंदा होने का सबूत है। तो लेस सेटिस्फैक्शन का मतलब ये नहीं कि हम अनहैप्पी हैं, इसका मतलब है हम एम्बिशियस हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, अच्छा आर्टिकल था। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडियन ट्रेड के बारे में है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अक्टूबर का महीना ना हमारे देश की इकोनॉमी के लिए काफी हैवी रहा। अक्टूबर में हमारा गुड्स ट्रेड डेफिसिट जानते हो कितना रहा? 41.68 बिलियन डॉलर्स। ये देखो अब तक का ना रिकॉर्ड हाई है। सितंबर में ये था सिर्फ 32.15 बिलियन डॉलर्स। तो आप पूछोगे सर एक महीने में इतना बड़ा जंप? जानेंगे, इसका कारण भी जानेंगे, सब जानेंगे। सबसे पहले ट्रेड डेफिसिट होता क्या है? हम बात कर रहे हैं ना गुड्स ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट होता क्या है? देखो, जब हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज्यादा करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखो, इंपोर्ट की वैल्यू ज्यादा और एक्सपोर्ट की वैल्यू कम। इसका मतलब देश से ना फॉरेन करेंसी बाहर ज्यादा जा रही है और फॉरेन करेंसी देश में आ कम रही है, क्योंकि ज्यादातर ट्रेड तो डॉलर या फिर दूसरी जो बड़ी फॉरेन करेंसीज हैं उन्हीं में होता है ना। लेकिन फिर से उसी क्वेश्चन पे आते हैं, ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब अक्टूबर में इतना बड़ा गुड्स ट्रेड डेफिसिट। देखो, सबसे बड़ा झटका तो हमें यूएसए से लगा, क्योंकि यूएसए हमारा ना सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है 2018-19 के बाद से। आर्टिकल बताता है कि अगस्त में यूएस ने 50% टैरिफ लगा दिए। तो ये बहुत बड़ा ट्रेड बैरियर है। सोचो, आप एक शर्ट बेचते हो $100 में और यूएस सरकार ये कहती है अब इस पे $50 का टैक्स लगेगा, तो वहां के लोगों को अब वो शर्ट $150 की मिलेगी। तो क्या वो लोग खरीदेंगे? उसे थोड़ा कम खरीदेंगे जाहिर तौर पे। तो यही इंडिया के साथ में हुआ है और इस वजह से जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है यूएसए को वो 9% कम हो गया है। समझ रहे हो? और देखो, आज ना डी ग्लोबलाइजेशन का ना एक ट्रेंड चल रहा है। हर देश अपना जो इंपोर्ट है वो कम से कम करना चाहता है, दूसरे देशों से चीजें कम से कम मंगवाना चाहता है। तो इस वजह से भी जो हमारा एक्सपोर्ट है वो प्रभावित हुआ है। तो राइटर बोलो, अब मतलब आप लोग पूछोगे सर एक बात बताओ, फिर इंपोर्ट तो बढ़ रहा है, जब सारे देश इंपोर्ट कम से कम करना चाहते हैं तो हमारा इंपोर्ट क्यों बढ़ रहा है? फिर एक्सपोर्ट घट रहा है। तो आप बता रहे हो कि विभिन्न देश दूसरे देशों से कम सामान मंगवाना चाहते हैं, डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ वर्ल्ड बढ़ रहा है, तो फिर इंपोर्ट हम क्यों बढ़ा रहे हैं? तो इसका रीजन देखो ये है, एक तो आप बोलोगे ही कि सर हम तेल ज्यादा परचेज करते हैं, शायद इस वजह से। तेल तो देखो है ही, लेकिन स्पेसिफिक रीजन अक्टूबर में इंपोर्ट बढ़ने का ये है, एक तो जो गोल्ड इंपोर्ट है ना वो 3 गुना हो गया, दूसरा सिल्वर जो इंपोर्ट है वो 5 गुना हो गया। मतलब ये जो प्रीशियस मेटल्स है ना, इनके दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए। आप पूछोगे सर क्या दिवाली में ये धनतेरस ये अक्टूबर में दिवाली धनतेरस त्योहार आते हैं इस वजह से बढ़ गए क्या? नहीं, ये तो चलो रीजन है ही है, ये तो हर साल आते हैं। लेकिन आर्टिकल ना एक वर्ड यूज करता है, उस वर्ड का नाम है हेजिंग। हेजिंग आपने सुना होगा। जब इकोनॉमी में डर होता है ना तो लोग फिर देखो रुपए पे या फिर शेयर मार्केट पे भरोसा नहीं करते। लोग सोचते हैं कि सोना खरीद लो, ये सेफ है। सोने में इन्वेस्ट करने को लोग ना सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। तो अक्टूबर में रुपया गिर गया था। अप्रैल में $1 में कितना रुपया आ रहा था? यहां पे देखो 85.6 से लेके 6 इतना रेट था अप्रैल में, और अक्टूबर में पहुंच गया था 88.4 पर डॉलर। जब देखो हमारे देश की करेंसी इतनी कमजोर है तो लोगों का ना फिर रुपए पे ट्रस्ट नहीं होता, वो गोल्ड की तरफ भागते हैं। और इवन जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो भी पैसा निकाल रहे थे, इसलिए भी गोल्ड का जो इंपोर्ट है वो बढ़ गया था। और राइटर बोलते हैं देखो ये जो डेफिसिट है ना, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, इसका सीधा असर जो है वो आम आदमी की नौकरी पर भी है। आप पूछोगे सर कैसे? देखो मान लो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स मतलब जहां पे ज्यादा लोग काम करते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, जैसे कॉटन यार्न या फिर हैंडलूम है, रेडीमेड गारमेंट्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हैं। अब इन सब का एक्सपोर्ट तो कम हो गया ना। अब फैक्ट्री में माल नहीं बन रहा है तो लोगों को काम से निकाला जाएगा, सीधी सी बात है।
डिमांड अगर गिरेगी तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन कम हुआ, फैक्ट्री में प्रोडक्शन कम मतलब जॉब्स खतरे में। तो समझ गए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, इन सेक्टर्स में एक्सपोर्ट का कम होना मतलब नौकरियां खतरे में। फिर एक केस स्टडी राइटर देते हैं। केस स्टडी क्या है? केस स्टडी देखो ये है, बांग्लादेश और वियतनाम हमसे आगे निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। उन्होंने यूएसए के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स यूएस टैरिफ की वजह से महंगे हो गए। तो सरकार को ना जल्द से जल्द यूएसए के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना होगा। फिर राइटर ना एक और टेक्निकल पॉइंट समझाते हैं। वो कहते हैं कि देखो, इंडिया का इंपोर्ट वैल्यू बढ़ने का ना एक और भी रीजन है। वो क्या है? हम ना इंटरमीडिएट गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कच्चा माल या पार्ट्स बाहर से ला रहे हैं। हम कच्चे माल की ना डोमेस्टिक सोर्सिंग नहीं कर पा रहे हैं, यह भी एक दिक्कत है। हमने चाइना और वियतनाम से कच्चा माल मंगवाया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स मंगवाए ताकि उनकी सहायता से फाइनल प्रोडक्ट बनवा सकें। और चूंकि देखो रुपी जो है वो ऑलरेडी कमजोर है, तो हम जो कच्चा माल मंगवा रहे हैं वो हमें महंगा मिलेगा ना। समझ रहे हो? तो आप साइकिल समझो पूरा। हमने कच्चा माल मंगवाया चाइना वियतनाम से, चूंकि रुपी कमजोर है तो हमें उस कच्चे माल के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ा। अब ज्यादा पैसा देना पड़ा उस कच्चे माल के लिए क्योंकि रुपी कमजोर है, उसकी सहायता से अब हम फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, महंगा बनेगा, और वो हम प्रोडक्ट भेजेंगे यूएस में। यूएस ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा रखे हैं, तो वो जो प्रोडक्ट है वो तो यूएस में और भी महंगा बिकेगा, क्योंकि ऑलरेडी रुपी कमजोर था। कच्चे माल हमने महंगा मंगवाया, उसको बनाया, बाद में यूएस में भेजा जहां पे ऑलरेडी इंडिया के ऊपर टैरिफ है, तो वो और भी महंगा बिकेगा यूएस में। और बिकेगा भी क्या, यूएस में कोई उसे लेगा ही नहीं, तो एक्सपोर्ट तो कम होगा ही ना। समझ गए? प्रोडक्ट फिर बिकेगा ही नहीं। इसको बोलते हैं धोरा झटका, डबल लॉस कह सकते हो। और सरकार की बात करें, सरकार देखो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चुप है, सरकार को भी चीजें दिख ही रही हैं। सरकार ने कुछ रिलीफ मेजर्स भी अनाउंस किए हैं, जैसे अगले 6 सालों के लिए 25,060 करोड़ का एक फंड भी अनाउंस किया है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। इवन आरबीआई ने एक्सपोर्टर्स के लिए कुछ रिलीफ मेजर्स लिए हैं। और यहां पे देखो एक थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल गेम भी है। जियोपॉलिटिकल गेम क्या है? रशिया से हमारा जो इंपोर्ट है ना वो 27% तक घटा है, और यूएसए से इंपोर्ट हमारा 13-14% बढ़ा है। इंडिया कोशिश कर रहा है यूएस को खुश करने की। हम यूएसए से ज्यादा इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं यूएसए का गुस्सा कम हो, ताकि वो यूं बोलें, चलो यार इंडिया हमसे सामान ले रहा है तो हम भी टैरिफ जो है वो घटा देते हैं, या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कुछ रियायत दे देते हैं इंडिया को। तो ये भी इंडिया की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। फिर राइटर लास्ट में एक बात बोलते हैं, देखो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट इतना ज्यादा अक्टूबर में रहा, तो इसे स्ट्रक्चरल शिफ्ट कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा। हो सकता है कि सिर्फ एक टेम्परेरी शोक का महीना हो, अक्टूबर का महीना, आगे एग्रीमेंट साइन हो जाए तो टैरिफ यूएस हटा लेगा। लेकिन लेसन क्या है? लेसन यही है कि एक ही टोकरी में सारे अंडे मत डालो। हम यूएसए के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, तभी यूएसए के टैरिफ लगाने के बाद में एकदम से हमारा जो डेफिसिट था, ट्रेड डेफिसिट, इतना ज्यादा बढ़ गया। हमें नए मार्केट्स ढूंढने होंगे, जैसे अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया। हमें अपनी डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स स्ट्रॉन्ग करनी होगी, ताकि कच्चा माल जो है हमें बार बार मंगवाना ना पड़े विदेशों से, चाइना से, वियतनाम से। समझ रहे हो? रुपी ज्यादा कमजोर ना हो, इसके लिए भी सरकार को प्रयास करने होंगे। देखो रुपी एक लेवल तक गिरता है, डेप्रिशिएट होता है, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, लेकिन ज्यादा ही गिर जाता है ना तो फिर फायदा नहीं होता। तो यही चीज है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, डी रेगुलेशन से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो, एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। आप ना कल्पना कीजिए एक पुराना घर है, अब उसकी ना एक दीवार कमजोर है। अगर मैं सिर्फ उस दीवार को पेंट कर दूं तो क्या वो नई हो गई? नहीं ना। तो राइटर ये कहते हैं, देखो इंडियन स्टेट जो है ना अभी यही कर रहा है। क्या कर रहा है? एक एक्ट है जन विश्वास एक्ट। सरकार ने 2023 में एक एक्ट पास किया था, जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस एक्ट 2023।
और अब 2025 का बिल भी आ रहा है। क्या हुआ इसमें? 2023 में जो जन विश्वास एक्ट पास हुआ था ना, उसमें यह प्रोविजन किया गया था कि छोटी मोटी गलती पर ना जेल नहीं होगी, बस फाइन लगेगा। प्रोसीजर्स सिंपल कर दिए गए, पेपर वर्क कम कर दिए गए अलग अलग एक्ट्स में। ये अच्छी बात है, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है। इसी वजह से सरकार 2025 में फिर से एक बिल लेके आई है इसी से रिलेटेड, कि और ज्यादा एक्ट्स में ऐसा किया जा सके। एक्ट डरावने नहीं होने चाहिए कि ये गलती करते ही जेल में डाल दिया जाएगा, नहीं, इससे तो कोई बिजनेस करने आता ही नहीं है जब एक्ट इतने खूंखार होते हैं। तो इस चीज को रिमूव करने के लिए 2023 का एक्ट आया था और अब एक बार फिर से 2025 का बिल आया है। लेकिन राइटर बोलते हैं ये सिर्फ देखो एक ना एडमिनिस्ट्रेटिव हाउसकीपिंग है, ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव हाउसकीपिंग है। मतलब आपने सिर्फ घर की धूल को साफ किया है, स्ट्रक्चर अभी भी वही है। हमें देखो फॉर्म नहीं बदलनी, हमें सब्सटेंस बदलना है। सवाल यह है सरकार रेगुलेट करती ही क्यों है, सरकार ऐसे कानून बनाती ही क्यों है? तो ना थोड़ा आप हिस्ट्री में चलो। इंडिया का जो रेगुलेटरी माइंडसेट है ना, वो सोशलिस्ट इथोस से बना। मतलब कि 1991 से पहले ना लाइसेंस राज था। उस वक्त सरकार खुद को मास्टर मानती थी और जो ये जनता है, बिजनेस है, उनको तो सब्जेक्ट मानती थी, ये तो प्रजा है, हम मास्टर हैं, ऐसी सोच हुआ करती थी 1991 से पहले सरकार की। तभी तो सरकार भरोसा ही नहीं करती थी हर चीज के लिए, पहले लाइसेंस लो, लाइसेंस के बिना कुछ नहीं कर सकते। सरकार की सोच यह थी कि मुझे कंट्रोल करना है सारी चीजें, हर चीज के लिए मेरे से परमिशन लो। तो सरकार उस समय मददगार नहीं थी, बल्कि डिसिप्लिनरी आ गया ना वो वर्ड, मुझे पता है डेली एक आधा वर्ड ऐसे आ जाता है। सरकार का काम था डिसिप्लिन मेंटेन करना। मैं भी चालू हूं, वो वर्ड बोलूंगा ही नहीं वैसे वर्ड था डिसिप्लिनेरियन। सरकार का काम था अनुशासन मेंटेन करना। तो ला देखो ऐसे लिखे गए हैं कि मानो कि बिजनेसमैन तो बाय डिफॉल्ट चोर है, बाय डिफॉल्ट बिजनेसमैन जो है वो चोर है। और आज भी ना नए जो कानून बनते हैं ना, उनमें ना पुरानी माइंडसेट की बदबू आती है। आज भी नए कानूनों में ना सरकार बिजनेसमैन पे भरोसा नहीं करती। हम कंप्लायंस तो करते हैं लेकिन ऑटोनमी नहीं देते। ऑर्डर ऊपर से थोपा जाता है, ऑर्डर मिलजुल के क्रिएट नहीं होता, ऑर्डर थोपा जाता है ऊपर से, क्योंकि ऊपर वालों को भरोसा ही नहीं है। तो यहां पे ना इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो असली डी रेगुलेशन तो तभी होगा ना जब हम इस कंट्रोल की सोच को तोड़ेंगे, अदरवाइज ये जन विश्वास बिल पास करने से क्या फायदा। रेगुलेशन का काम सरकार की ताकत को बढ़ाना नहीं है, रेगुलेशन का काम है स्ट्रक्चरल फ्रीडम प्रोवाइड करना। मतलब एक ऐसी बाउंड्री बना दो कि उसके अंदर जो खेलना है आप खेलो, आजादी है आपको। यह मतलब है डी रेगुलेशन का। सरकार तो डी रेगुलेशन के नाम पे हर एक चीज कंप्लाई करवा लेती है, ये करो वो करो, एक एक चीज सरकार एक एक चीज के लिए नियम बना देती है। तो आजादी है कहां पे कुछ करने की। फिर ना राइटर ना एक ये रहा सारा स्लाइड्स में सब कुछ है, नोट्स भी आपको मिलते हैं जैसा भी आपको पता ही है। तो ना राइटर बोलते हैं एक ना नोबेल प्राइज विनर थे फ्रेडरिक हाइक, उनका कंसेप्ट था, उनका कंसेप्ट यह था कि नॉलेज इज डिस्पर्स्ड। मतलब जो ज्ञान है ना वो बिखरा हुआ है। एक सेंट्रल प्लानर को ना सब कुछ पता नहीं हो सकता, लेकिन हमारे देश में ना सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जैसे उसे ही सब पता है, बाकी किसी को कुछ नहीं पता। देखो मार्केट ना कॉम्प्लेक्स है, लोकल कंडीशंस हर जगह अलग अलग है। अगर सरकार दिल्ली में बैठ के सब डिसाइड करेगी तो देखो गलती तो होगी ना। इसीलिए कमांड एंड कंट्रोल फेल हो जाता है। समझ रहे हो, नॉलेज डिस्पर्स्ड है, अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट को सब कुछ पता नहीं है। अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में बैठ के सब जगहों के लिए कानून बनाएगी तो वो अच्छे कानून नहीं बना सकेगी, क्योंकि लोकल कंडीशंस हर जगह अलग अलग हैं। तो राइटर ना यहां पे 3 बढ़िया क्वेश्चंस रेज करते हैं। नए लॉज अगर बनाने हैं ना तो 3 सवाल पूछने होंगे। पहला सवाल कौन सा, व्हाट इज द लेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव। रेगुलेशन का काम है रिस्क और फ्रीडम को बैलेंस करना। अगर देखो रिस्क छोटा है तो रूल भी छोटा होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है ब्यूरोक्रेसी ना सब जगह यूनिफॉर्मिटी चलाती है, एक जैसा रूल लेके आती है। लेकिन इकोनॉमी को यूनिफॉर्मिटी नहीं चाहिए, इकोनॉमी को चाहिए लचीलापन, अडेप्टेबिलिटी चाहिए इकोनॉमी को। आप ना सोच के देखिए, क्या एक छोटे स्टार्टअप पर वही रूल लगाने चाहिए जो रिलायंस पे लगते हैं? बिल्कुल नहीं।
रिलायंस पावरफुल है, वो मोनोपोली वाली स्टेज में है, जबकि एक स्टार्टअप बेचारा कोशिश कर रहा है, उसके पास पैसे नहीं है। तो इसे बोलते हैं रूल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हर जगह सेम रूल नहीं लगाने चाहिए। स्टार्टअप वाला स्टार्ट कर रहा है, उस पर थोड़ा लचीलापन हो, रिलायंस वाला, अदानी वाला, ये लोग मिसयूज कर सकते हैं अपनी इकोनॉमिक पावर्स का, पॉलिटिकल पावर्स का, तो इन पे रूल सख्त होने चाहिए। होता उल्टा है, स्टार्टअप वाला बेचारा बिजनेस करने की कोशिश करता है, उसे ये नियम दबा देते हैं, इतने नियम, जबकि वो उनके लिए कानून कुछ है ही नहीं, वो मानते ही नहीं कानून को, अदानी अंबानी। तो ये पहला क्वेश्चन है, जब भी कोई नया कानून बने ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, व्हाट इज द लेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव, कानून बनाने का मकसद क्या है। दूसरा है, व्हाट इज कंसेप्शन ऑफ सिटीजन, मतलब सिटीजन कौन है। देखो पुराने लॉज तो ये मानते थे कि आप गलती करोगे, मतलब इसीलिए काम शुरू करने से पहले परमिशन लेना अनिवार्य होता था। लेकिन ना मॉडर्न स्टेट को ना गुड फेथ की प्रिजम्पशन पर चलना चाहिए, मतलब मान के चलो कि सिटीजन ईमानदार है, ट्रांसपेरेंसी रखो, अगर गलती करे तो बाद में पकड़ लो ना, शुरू से ही मत मान के चलो कि आप चोर हो, सिटीजन तो चोर है, वो तो गलती करेगा ही, शुरू से मत मान के चलो, पहले से उसे रोको मत सब कुछ करने से। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछना चाहिए कोई नया कानून बनाने से पहले, जब देखो फ्रेडरिक हायक ने यह बोला था कि इंफॉर्मेशन लोकल होती है। तो देखो सरकार भगवान नहीं कि सारे जो फ्यूचर प्रॉब्लम्स है वो प्रेडिक्ट कर दे, इसलिए कानून जो है वो अडेप्टिव होना चाहिए। मतलब मेन एक्ट में ना सिर्फ फर्स्ट प्रिंसिपल्स लिखो, मूल सिद्धांत लिखो, बाकी डिटेल्स रूल्स में डालो, रूल्स बाद में आते हैं। रूल्स को चेंज करना आसान होता है, एक्ट तो पार्लियामेंट के थ्रू चेंज होते हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए राइटर बोलते हैं कि ना सरकार पहले से सब कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकती, तो लोकल इंफॉर्मेशन के आधार पे बाद में रूल्स आप चेंज कर दो। ये तीसरा पॉइंट है। तो अमिताभ कांत जिन्होंने आर्टिकल लिखा है ना, 4 सॉल्यूशंस देते हैं। पहले सॉल्यूशन में वो कहते हैं कोई भी नया नियम लाने से पहले ना पहले हिसाब लगाओ, यानी रेगुलेटरी इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए कि इसे लागू करने में कितना खर्चा आएगा, क्या कोई दूसरा रास्ता है। अगर रेगुलेटरी इंपैक्ट असेसमेंट नहीं किया तो फिर वो कानून इनवैलिड माना जाए, समझ रहे हो। तो ये पहला उनका सजेशन है। दूसरा सजेशन, सनसेट क्लाज होने चाहिए। हर लॉ की ना एक एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, जैसे दवाई की एक्सपायरी डेट होती है ना, मान लो ऐसा होना चाहिए जो भी नए कानून बनाए ना, सरकार कह दे कि 5 साल तक ये कानून चलेगा, 5 साल बाद अपने आप खत्म हो जाएगा। और अगर सरकार को लगता है तो सरकार ऐसा लिख सकती है कि अगर सरकार को 5 साल बाद वो लॉ चाहिएगा तो रिव्यू करेगी कि इसे एक्सटेंड करना या नहीं करना। लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार कोई कानून आ गया तो अनलिमिटेड चलता रहे, नहीं। फिर नेक्स्ट है कोडिफिकेशन। हजारों नोटिफिकेशन सरकार निकालती है, हजारों ऐसे छोटे छोटे जो नोटिफिकेशन है ना वो बिखरे हुए हैं अलग अलग कानूनों से संबंधित। तो इन नोटिफिकेशंस को इकट्ठा करके ना थीम बेस्ड कोड बनाओ। जैसे लेबर कोड्स बनाए ना सरकार ने, 28-29 लेबर लॉज को क्लासिफाई करके 4 लेबर कोड बना दिए, वैसे ही मशीन लर्निंग या फिर एआई का इस्तेमाल करके अलग अलग नोटिफिकेशंस को कंबाइन करके थीमेटिक कोड सरकार बनाए ताकि कंप्लायंस को ट्रैक करना इजी हो। फिर चौथा सजेशन राइटर ये देते हैं, इवन देखो जो रेगुलेटर्स है ना, जैसे सेबी वगैरह हैं, इनको भी अपना रिपोर्ट कार्ड बनाना चाहिए। सवाल पूछे जाने चाहिए कि कंप्लायंस में कितना टाइम लगा, कितने इंस्पेक्शंस हुए, कितनी गलतियां हुई। अगर 100 इंस्पेक्शन किए गए और 1 गलती मिली तो मतलब इंस्पेक्शन बेकार है। तो इस डेटा का ना पब्लिक डैशबोर्ड होना चाहिए। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो डी रेगुलेशन का मतलब ये नहीं है कि सरकार हाथ खड़े कर दे, अपनी जो ड्यूटी है उसे छोड़ दे। इसका मतलब ये है रेगुलेशन एज ए टूल टू डिसिप्लिन द स्टेट। मतलब जो टाइटल है आर्टिकल का, हमें सरकार को डिसिप्लिन करना है, सिटीजन को नहीं। समझ रहे हो, डी रेगुलेशन का मतलब क्या है, हमें सरकार को अनुशासित बनाना है, ना कि सिटीजन्स को। और जो लेजिटिमेसी है ना वो डंडे से नहीं आती, लेजिटिमेसी आती है क्लैरिटी से। आप कानून को क्लियर बनाओगे तो अपने आप लोग उन कानूनों को मानेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में ना 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है वो देख लीजिए। ये डी रेगुलेशन से संबंधित ही है जो हमने अभी आर्टिकल डिस्कस किया।
तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।